जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, युग की आंखें गुस्से से लाल होने लग जाती हैं। वो टाइप करना बंद करता है और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लग जाता है। युग गुर्राते हुए कहता है, तो तू नहीं जाएगा? अभिमन्यु ने आज से पहले युग को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। उसे लग ही नहीं रहा था कि उसके सामने जो शख्स बैठा हुआ था वो युग था। युग गुस्से से अभिमन्यु को घूरे जा रहा था। युग की लाल आंखें देखकर अभिमन्यु को युग और शालिनी के बीच का किस्सा याद आने लग जाता है। उसे याद आता है कि इसी कमरे में युग किताब पढ़ रहा था और शालिनी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। उसी चक्कर में युग और शालिनी के बीच झगड़ा हो गया था। अभिमन्यु समझ गया था कि वो भी युग को एक तरह से कहानी लिखने में परेशान ही कर रहा था और अभिमन्यु ये बात अच्छे से जानता था कि युग को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई काम करते वक्त उसे डिस्टर्ब करे। इसलिए बिना जवाब जाने ही अभिमन्यु उस कमरे से जाने का फैसला कर लेता है। अभिमन्यु खुद से कहता है, ठीक है, तुझे नहीं बताना कि तू क्या लिख रहा है तो मत बता, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? तू चाहता है ना मैं यहाँ से चले जाऊं तो ठीक है, मैं जाता हूँ। अभिमन्यु वहां से जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि तभी वो देखता है कि टेबल पर रखी एशट्रे में अभी भी सिगरेट जल रही थी, जो युग ने आधी जली ही छोड़ दी थी, जो शायद वो बाद में पीने वाला था। अभिमन्यु झट से उस आधी सिगरेट को उठा लेता है। अभिमन्यु सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है, इतना ही सही, मिली तो सही, लगता है आज रात इसी से काम चलाना पड़ेगा, तभी नींद आएगी। यही सब बड़बड़ाते हुए अभिमन्यु कमरे से बाहर निकल जाता है। सुबह हो गई थी। अभिमन्यु उठ चुका था और वो मंटो की किताब पढ़ रहा था और उसी के बगल में युग सो रहा था। अभिमन्यु कमरे के अंदर बैठकर किताब पढ़ ही रहा था कि तभी उस कमरे में शालिनी आ जाती है, जिसने अपने हाथ में चाय की ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें 2 कप रखे हुए थे। जब शालिनी देखती है कि युग अभी तक सो रहा है तो वो हैरानी के साथ कहती है, ये क्या, युग जी तो अभी तक सो रहे हैं। अभिमन्यु किताब में से अपनी नजरें हटाते हुए शालिनी को देखते हुए कहता है, सोएगा कैसे नहीं, रात भर कहानी जो लिख रहा था। शालिनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा अभिमन्यु तुमने? युग जी कहानी लिख रहे थे। तुम होश में तो हो या अभी तक नींद में ही हो? अभिमन्यु शालिनी की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही कमरे के अंदर डायना आ जाती है और जब वो देखती है कि अभिमन्यु ने मंटो की किताब अपने हाथ में पकड़ी हुई थी तो वो हंसते हुए कहती है, अभी तुम कब से मंटो पढ़ने लग गए? अभिमन्यु किताब के पेज पलटते हुए कहता है, तभी से, जब से युग ने कहानियां लिखना शुरू कर दिया है। जरा मैं भी तो देखूं कि इस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि जिसे पढ़कर युग ने कहानियां लिखना शुरू कर दिया। डायना भी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, युग कहानी लिखता है? कुछ भी मत बोलो अभी। अभिमन्यु जवाब देता है, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ डायना, सच बोल रहा हूँ। शालिनी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, मजाक मत करो अभिमन्यु, तुम फिर से मजाक कर रहे हो ना? अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं शालिनी, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। शालिनी अभिमन्यु की बात पर कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही युग करवट बदलने लग जाता है और करवट बदलते हुए ही उसकी नींद खुल जाती है। युग जैसे ही उठकर बैठता है, अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ उससे पूछता है, क्यों युग, हो गई नींद पूरी? युग उबासी लेते हुए कहता है, हाँ यार, हो गई। अभिमन्यु अगला सवाल युग पर दाग देता है, तो चल अब बता, कल रात टाइपराइटर पर क्या टाइप कर रहा था तू? युग अनजान बनते हुए कहता है, मैं क्या टाइप कर रहा था, मैं तो कुछ टाइप नहीं कर रहा था। अभिमन्यु युग पर थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, झूठ मत बोल युग, मुझे अच्छे से याद है तू आधी रात में टाइपराइटर पर कुछ टाइप कर रहा था और जब मैंने तुझसे पूछा कि क्या टाइप कर रहे हैं तो तू मुझे गुस्से से घूरने लग गया और वहां से भगाने लग गया, कहने लगा जा यहाँ से। जैसे ही अभिमन्यु युग को रात की बात के बारे में बताता है, उसे रात का वाकया याद आने लग जाता है। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ याद आया, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू ही तो रात में परेशान करने आया था कहानी लिखते वक्त। शालिनी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, युग जी आप कहानी लिख रहे थे? कौन सी कहानी लिख रहे थे आप? युग शालिनी की बात का जवाब देना छोड़कर अपने सिरहाने को उठाता है और उसके अंदर से 4-5 सफेद पेज निकालने लग जाता है जिसमें कुछ टाइप किया हुआ था। युग शालिनी को वो पेजेस दिखाते हुए कहता है, ये वाली कहानी लिख रहा था मैं। अभिमन्यु युग के हाथ से वो पेजेस छीनते हुए कहता है, ये पेजेस तकिए के नीचे क्यों छुपा कर रखे थे तूने? युग जवाब देता है, मैंने छुपा कर नहीं रखे थे बल्कि महसूस करने के लिए रखे थे। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, महसूस करने के लिए रखे थे से तेरा क्या मतलब है?
युग कहता है, मतलब ये कि कहते हैं कि अगर आपको किसी कहानी को महसूस करना है तो उस कहानी की किताब को अपने सिरहाने के नीचे रख दो और फिर सो जाओ। उस वक्त जो आपको सपना आएगा वो उस कहानी से जुड़ा हुआ आएगा और आप अपने आप को कहानी में पाओगे। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, ये बात किसने कह दी तुझसे? युग तुरंत बोल पड़ता है, किसी ने कही नहीं, बल्कि मैंने ऐसा करते हुए देखा है। अभिमन्यु पूछता है, किसे देख लिया तूने ऐसा करते हुए? युग कुछ उदासी के साथ जवाब देता है, पापा को। बचपन में मैंने पापा को ऐसा करते हुए देखा था। वो अक्सर देर रात तक कहानियां लिखा करते थे और कहानियां लिखने के बाद उसे अपने सिरहाने में रख दिया करते थे, और जब सुबह उठते थे तो माँ से कहते थे कि आज मैंने सपने में अपनी कहानी के किरदार से बात करी थी। युग की बात सुनकर अभिमन्यु और शालिनी दोनों खामोश हो जाते हैं। डायना बीच में दखल देते हुए कहती है, अभी युग ने जो कहानी लिखी है उसे पढ़ोगे भी या बस अपने हाथ में पकड़ कर रखोगे? अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो लाओ मुझे दे दो, मैं पढ़ती हूँ। अभिमन्यु डायना को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं डायना, मैं पढ़ता हूँ ना, तुम क्यों तकलीफ करती हो? इतना कहकर अभिमन्यु कहानी की हेडिंग मन में पढ़ने लगा और कहानी की हेडिंग पढ़कर हैरानी के साथ युग से पूछता है, ये क्या? इसमें तो तूने हेडिंग भक्षानर दी है, इसका मतलब इसमें तूने भक्षानर की कहानी लिखी है? युग अभिमन्यु की बात में हामी भरते हुए कहता है, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? अब जाहिर सी बात है, कहानी की जो हेडिंग होगी कहानी भी उसी के बारे में होगी। शालिनी बौखलाहट के साथ कहती है, अभिमन्यु तुम ये बातें करना बंद करो और जल्दी से कहानी पढ़ना शुरू करो। शालिनी बहुत एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि युग ने भक्षानर के बारे में क्या लिखा था। अभिमन्यु कहानी पढ़ते हुए कहता है, ये कहानी है भक्षानर की, उस भक्षानर की जिसका पुराणों में ग्रंथों में कोई अस्तित्व नहीं मिलता कि उसका जन्म कैसे हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि उसका जन्म ही संसार के अस्तित्व को मिटाने के लिए हुआ था, और जिसका जन्म संसार के अस्तित्व को मिटाने के लिए हुआ हो उसका जिक्र कहीं नहीं होना चाहिए, पर मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूँ। उस भक्षानर की कहानी लिखने जा रहा हूँ जो कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसकी कहानी हर कोई जाने, क्योंकि उसकी कहानी के बिना यक्षिणी की कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। इतना पढ़कर ही अभिमन्यु एकदम चुप हो जाता है और एक टक नजर से युग को देखने लग जाता है। युग कुछ कहता उससे पहले ही शालिनी स्क्रिप्ट पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहती है, आगे पढ़ो अभिमन्यु। शालिनी के कहने पर अभिमन्यु आगे पढ़ना शुरू करते हुए कहता है, भक्षानर जिसका एक ही स्वप्न था, और वो स्वप्न था समस्त लोकों पर राज। ब्रह्मांड में जितने भी लोग थे वो उन सभी लोगों पर राज करना चाहता था, वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। उसी की चाह में उसने असुरों, राक्षसों, पिशाचों, डायनों के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया था। अभिमन्यु ने इतना पढ़ा ही था कि स्क्रिप्ट से नजरें हटाते हुए वो युग से पूछता है, 2 मिनट युग, ये बात तो कछुए की दादी ने उस दिन हमें बताई थी ना, जब वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। कहीं तूने इसमें वही पूरी कहानी तो नहीं लिख दी जो उस दिन उन्होंने हमें सुनाई थी? युग अभिमन्यु की बात से इनकार करते हुए कहता है, अभिमन्यु, उस दिन जो कछुए की दादी ने हमें कहानी सुनाई थी वो कहानी उन्होंने शुरू से तो सुनाई थी, पर उसके बाद वो सीधे वहां पर पहुंच गई थी जब भक्षानर ने यक्षिणी को बुलाया था। लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि भक्षानर की जिंदगी में यक्षिणी के आने से पहले क्या हुआ था। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या हुआ था? युग अपने हाथ से पेजेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो जानने के लिए तू कहानी पढ़, मैंने कहानी में सब लिखा है। अभिमन्यु 2-3 लाइनों को छोड़ आगे पढ़ते हुए कहता है, महादेव ने स्वर्ग लोक को नष्ट कर दिया था और अपनी जान बचाने के लिए कुछ भक्षानर पृथ्वी लोक पर आ गए थे, पर बहुत कम ही भक्षानर जीवित बच पाए थे। पृथ्वी लोक पर आने के बाद भक्षानर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। वो कमजोर हो चुके थे, ना खाने के लिए मांस मिल रहा था और ना ही पीने के लिए खून। उसी वक्त एक भक्षानर जो कि काला झाड़ी जंगल के पास घायल अवस्था में था, अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा था। वो महाडायन को मिला। महाडायन जो कि डायनों की रानी थी, लेकिन उसके कुरूप रूप के कारण कोई भी पुरुष उससे प्रेम नहीं करता था। उस वक्त महाडायन अपने सच्चे प्रेम की तलाश में निकली थी। महाडायन ने ही भक्षानर की मदद की और पृथ्वी लोक पर भक्षानर को एक नया जीवन दिया था। भक्षानर के लिए ही मांस और खून की पूर्ति के लिए महाडायन ने इंसानों के शिकार करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो उससे प्रेम करने लग गई थी। जब भक्षानर ने अपनी आंखें खोली तो उसकी पहली नजर महाडायन के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके गले में लटक रहे हरे हीरे पर पड़ी।
जिसमें उसकी शक्तियां समाहित थी। भक्ष्यानर जानता था अगर वो हरा हीरा उसके हाथ लग गया तो वो पृथ्वी लोक पर आसानी से जीवित रह सकता है, वहां पर अपना वंश बढ़ा सकता है। इसलिए उसने हीरे पाने की लालसा में महाडायन से प्रेम प्रसंग किया, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। महाडायन इस तरह भक्ष्यानर के प्रेम जाल में फंस चुकी थी कि उसने भक्ष्यानर से शादी कर ली और शादी करने के बाद खुद अपने हाथों से अपना हरा हीरा भक्ष्यानर को दे दिया, जिस कारण आसानी से हीरे की सारी शक्तियां भक्ष्यानर को मिल गईं। उस हरे हीरे के कारण ही भक्ष्यानर पृथ्वीलोक पर जीवित रह पाया था, वरना वो कभी जीवित नहीं रह पाता। इतना पढ़कर अभिमन्यु एक लंबी आह भरता है और फिर से पढ़ना जारी रखते हुए कहता है, हरे हीरे से भक्ष्यानर को शक्तियां तो मिल गई थी, पर उससे वो अपने अंदर की वासना नहीं मिटा पा रहा था। वो जब कभी महाडायन के साथ रति क्रिया करने जाता था, उसे उसके बदन में से गंध आने लग जाती और वो उससे दूर हट जाता। उसके अंदर की तड़प बढ़ती जा रही थी और उस तड़प को मिटाने के लिए ही उसने स्त्रियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। उनसे अपने अंदर की वासना मिटाने लग गया, पर भक्ष्यानर के अंदर की वासना ऐसी थी जो बढ़ते जा रही थी, मिटी नहीं रही थी। पहले भक्ष्यानर का मकसद सिर्फ ये था कि वो स्त्रियों के साथ सोना चाहता था, पर अब उसका मकसद बदल गया था। वो अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने स्त्रियों के शिकार करने के बाद उन्हें जीवित छोड़ना शुरू कर दिया ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। भक्ष्यानर महाडायन के साथ छल करने लग गया। तपस्याएं साधनाएं करने का कहकर वो अलग अलग क्षेत्रों में जाने लग गया, महीनों गायब रहने लग गया। भक्ष्यानर ने कई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसमें से कई जीवित बची तो कई स्त्रियों ने संभोग करने के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया। शालिनी और डायना बड़े गौर से अभिमन्यु की बातें सुन रही थी। अभिमन्यु आगे बढ़ता है। भक्ष्यानर के अंदर की तड़प दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, उसकी वासना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पृथ्वीलोक पर भक्ष्यानर का वंश बढ़ने लग गया था, पर उसके लिए उतना सब काफी नहीं था, क्योंकि उसका मकसद कुछ और था। उसे दोबारा ज्ञात हो गया था कि उसकी उत्पत्ति समस्त लोकों पर राज करने के लिए हुई थी और उसकी शुरुआत वो पृथ्वीलोक से करना चाहता था। उसके पास शक्ति के रूप में महाडायन का हीरा था, पर वो ये बात अच्छे से जानता था कि सिर्फ उससे वो पृथ्वीलोक पर राज नहीं कर पाएगा, उसे और शक्तियों की आवश्यकता होगी। इसलिए उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की साधना की और शुक्राचार्य ने उसे यक्षिणी के बारे में बताया। शुक्राचार्य ने भक्ष्यानर को सिर्फ यक्षिणी की शक्तियों के बारे में ही नहीं बल्कि सौंदर्य रूप के बारे में भी बताया, जिसे सुनने के बाद भक्ष्यानर ने तय कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए वो यक्षिणी को पृथ्वीलोक पर बुलाकर रहेगा। उसने यक्षिणी साधना शुरू कर दी। अभिमन्यु कहानी पढ़ना जारी रखता है और कहानी पढ़ते पढ़ते उस हिस्से पर पहुंच जाता है जब यक्षिणी पृथ्वीलोक पर आ चुकी थी और महाडायन उसे अभिशाप दे रही थी। इस तरह युग और उसके दोस्तों को भी यक्षिणी के अभिशाप का पता चल जाता है। जैसे ही अभिमन्यु यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पढ़ता है वो रुक जाता है। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, इसमें तो यक्षिणी के अभिशाप के बारे में लिखा है, तुझे यक्षिणी के अभिशाप के बारे में कैसे पता चला? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।